भारत एक ऐसा देश है जिसकी पहचान ही उसके विविध मौसम, नदियों, पर्वतों और मानसूनी वर्षा से जुड़ी हुई है। यहाँ की कृषि, जीवन शैली और अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा अगर सामान्य मात्रा में हो तो यह वरदान है, लेकिन यदि यह अपनी सीमा तोड़कर अत्यधिक मात्रा में होती है तो यह वरदान से अभिशाप बन जाती है। इसी अत्यधिक और असामान्य वर्षा को हम भीषण वर्षा या भारी से अत्यधिक भारी वर्षा कहते हैं। भीषण वर्षा केवल एक मौसम की घटना नहीं होती, बल्कि यह एक प्राकृतिक आपदा में बदल जाती है। इसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर जाता है, नदियां उफान पर आ जाती हैं, खेत खलिहान डूब जाते हैं, शहरों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और कभी कभी हजारों लोगों की जान भी चली जाती है। यही कारण है कि मौसम विभाग समय समय पर चेतावनी जारी करता है ताकि लोग और प्रशासन पहले से तैयार रह सके। इस विस्तृत रिपोर्ट का उद्देश्य केवल चेतावनी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हम विस्तार से समझेंगे कि भीषण वर्षा क्यों होती है, इसका इतिहास क्या कहता है, इसके प्रभाव कितने व्यापक होते हैं और इससे बचाव के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। भीषण वर्षा के पीछे कई वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारण होते हैं। इन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम कारणों को नहीं समझेंगे तब तक हम इसके प्रभावों को कम करने के लिए सही तैयारी नहीं कर पाएंगे। भारत की बारिश मुख्यतः मानसून पर आधारित है। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर देश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा लाता है। कभी कभी मानसून की धाराएं बहुत मजबूत हो जाती हैं, जिससे लगातार कई दिनों तक बारिश होती रहती है। जब यह बारिश अपनी सामान्य सीमा से अधिक हो जाती है तो भीषण वर्षा की स्थिति बनती है। समुद्र में उठने वाले चक्रवात भीषण वर्षा का एक बड़ा कारण है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाले चक्रवात प्रायः तटीय इलाकों में प्रवेश करके भारी बारिश करवाते हैं। उदाहरण ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चक्रवात के दौरान कई बार 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की जाती है। यह एक प्रकार का वायुमंडलीय विक्षोभ है जो भूमध्य सागर क्षेत्र से उठकर भारत के उत्तरी भागों तक पहुंचता है। सर्दियों में यह बर्फ और बारिश का कारण बनता है, लेकिन कभी कभी इसकी तीव्रता इतनी बढ़ जाती है कि यह भीषण वर्षा का रूप ले लेता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे समुद्र की सतह गर्म होती है, वाष्पीकरण तेज होता है और हवा में नमी की मात्रा बढ़ती है। यही नमी जब बारिश के रूप में गिरती है तो कई बार असामान्य और रिकॉर्ड तोड़ वर्षा होती है। किसी क्षेत्र का भौगोलिक स्वरूप भी वर्षा की तीव्रता को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट और हिमालयी क्षेत्र में पहाड़ों से टकराकर बादल अधिक मात्रा में वर्षा करवाते हैं। शहरों में कंक्रीट और पक्के निर्माण के कारण जल निकासी की समस्या होती है, जिससे सामान्य वर्षा भीषण वर्षा जैसी प्रतीत होती है। भारत मौसम विभाग IMD हर साल मानसून और अन्य मौसमी परिस्थितियों की निगरानी करता है और रंग कोड आधारित चेतावनी जारी करता है। ग्रीन अलर्ट सामान्य स्थिति, कोई खतरा नहीं। येलो अलर्ट सतर्क रहने की जरूरत। ऑरेंज अलर्ट भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना, प्रशासन और जनता को तैयार रहना चाहिए। रेड अलर्ट अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना, गंभीर खतरा, जनजीवन पर भारी असर हो सकता है। यह चेतावनी प्रणाली लाखों लोगों की जान बचाने में मदद करती है, क्योंकि लोग पहले से सावधान हो जाते हैं। भीषण वर्षा केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि हमें प्रकृति को समझना और उसके साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। इसके वैज्ञानिक कारणों को समझना हमें इस आपदा से निपटने की तैयारी करने में मदद करता है। भारत और दुनिया दोनों ने कई बार ऐसी घटनाएं देखी हैं जब वर्षा इतनी भीषण हुई कि उसने सामान्य जीवन को पूरी तरह से ठप कर दिया। इतिहास में दर्ज ये उदाहरण हमें यह बताते हैं कि भीषण वर्षा सिर्फ प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक संकट का कारण भी बन सकती है। मुंबई की 2005 की बारिश, तारीख 26 जुलाई 2005 वर्षा, मात्र 24 घंटों में लगभग 944 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। प्रभाव, पूरा मुंबई शहर ठप हो गया, सड़कें नदियों में बदल गईं, रेल और हवाई सेवाएं बंद हो गईं, सैकड़ों लोग मारे गए और लाखों लोग फंस गए।
यह घटना भारत के इतिहास में शहरी आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती बनी। तारीख जून 2013। कारण असामान्य रूप से भारी वर्षा और बादल फटने की घटनाएं। प्रभाव केदारनाथ मंदिर क्षेत्र में भारी तबाही, भूस्खलन और बाढ़ से हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। यह आपदा भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक चेतावनी बन गई। केरल की बाढ़ 2018। तारीख जुलाई अगस्त 2018। वर्षा राज्य में 40% अधिक वर्षा। प्रभाव 400 से अधिक मौतें, लाखों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर, पुल, सड़कें और घर नष्ट, राज्य की अर्थव्यवस्था को अरबों का नुकसान। इस घटना ने दिखाया कि जल प्रबंधन और बांधों का सही तरीके से संचालन कितना महत्वपूर्ण है। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के किनारे बसे इलाकों में हर साल भारी वर्षा और बाढ़ की स्थिति बनती है। असम में तो अक्सर लाखों लोग प्रभावित होते हैं और हजारों हेक्टेयर फसलें नष्ट हो जाती हैं। यह क्षेत्रीय समस्या होने के बावजूद हर साल इसे झेलना पड़ता है। तारीख नवंबर-दिसंबर 2015। कारण उत्तर पूर्व मानसून की अत्यधिक वर्षा। आईटी हब चेन्नई पूरी तरह डूब गया, हवाई अड्डा कई दिनों तक बंद, लाखों लोग घरों में फंसे, शहर के जल निकासी तंत्र की कमजोरी उजागर हुई। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भीषण वर्षा ने कई बार कहर ढाया है। चीन 1931। इस बाढ़ में लगभग 20 से 30 लाख लोग मारे गए। पाकिस्तान 1910, 20 मिलियन लोग प्रभावित, 2000 से अधिक मौतें। जर्मनी और बेल्जियम 2021, रिकॉर्ड तोड़ वर्षा और बाढ़ से सैकड़ों मौतें। मुंबई और चेन्नई जैसी घटनाओं ने दिखाया कि शहरों में सही ड्रेनेज व्यवस्था न होने पर सामान्य बारिश भी आपदा बन सकती है। उत्तराखंड जैसी घटनाएं बताती हैं कि पहाड़ों पर अंधाधुंध निर्माण और वनों की कटाई भी आपदा को बढ़ाती है। केरल की बाढ़ ने साबित किया कि बांधों के दरवाजे खोलने में देरी या जल्दबाजी भी आपदा को और भयानक बना सकती है। हाल के वर्षों में बाढ़ और भीषण वर्षा की घटनाएं अधिक बार और अधिक तीव्रता से हो रही हैं। यह सीधे सीधे जलवायु परिवर्तन का संकेत है। इतिहास हमें बार बार चेतावनी देता है कि भीषण वर्षा को हल्के में लेना भारी गलती हो सकती है। हर बड़ी आपदा के बाद हमने सीखा, लेकिन कई बार इन सीखों को हम भूल भी जाते हैं। अगर हमें भविष्य को सुरक्षित बनाना है तो हमें इतिहास से सीख लेकर ठोस कदम उठाने होंगे। भीषण वर्षा केवल पानी गिरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालती है। जब बारिश अपनी सामान्य सीमा से बढ़कर अनियंत्रित हो जाती है, तो उसका असर 4 प्रमुख क्षेत्रों में सबसे अधिक दिखाई देता है। कृषि, परिवहन और जनजीवन और पर्यावरण। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 60% से अधिक खेती वर्षा पर निर्भर है। सामान्य बारिश किसानों के लिए जीवन रेखा है, लेकिन जब यही बारिश भीषण हो जाती है तो ये आपदा बन जाती है। धान, मक्का, सब्जियां और दालें सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। खेतों में पानी भर जाने से पौधे सड़ जाते हैं। लगातार तेज बारिश से उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। यह मिट्टी का कटाव भविष्य की खेती को भी प्रभावित करता है। भीषण वर्षा और बाढ़ के कारण हजारों पशु बह जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। किसानों की साल भर की मेहनत पानी में बह जाती है। खाद्यान्न की कमी और महंगाई बढ़ जाती है। उदाहरण 2018 की केरल बाढ़ में लाखों हेक्टेयर धान और मसालों की खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई। भीषण वर्षा का सबसे त्वरित असर परिवहन प्रणाली पर पड़ता है। सड़क मार्ग, पानी भरने से सड़कें टूट जाती हैं, गड्ढे और दरारें बन जाती हैं, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। पटरियों पर पानी भरने से ट्रेनों की रफ्तार थम जाती है, कई बार पटरियां बह भी जाती हैं। एयरपोर्ट पर पानी भरने से उड़ानें रद्द हो जाती हैं। दृश्यता कम होने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। नाव और जहाज तेज धारा में डूब जाते हैं। नदियां अपनी धारा बदल देती हैं, जिससे मार्ग असुरक्षित हो जाते हैं। उदाहरण मुंबई 2005 में लोकल ट्रेनें कई दिनों तक बंद रहीं, जिससे लाखों लोग अपने घरों और दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाए। भीषण वर्षा आम नागरिक के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती है।
घरों और दुकानों में पानी भर जाता है। लोग अपने ही घरों में फंस जाते हैं। बीमारियां, मच्छर जनित रोग, डेंगू, मलेरिया, जल जनित रोग, कॉलरा, टाइफॉइड, डायरिया, बिजली और संचार बाधित, बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर डूब जाते हैं। मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं ठप हो जाती हैं। शिक्षा और कामकाज ठप, स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बंद हो जाते हैं। दिहाड़ी मजदूरों की आय पर सबसे बड़ा असर पड़ता है। लगातार तनाव और भय से लोगों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। उदाहरण, चेन्नई 2015 की बाढ़ में लाखों लोग हफ्तों तक अपने घरों में बिजली और पानी के बिना फंसे रहे। भीषण वर्षा प्राकृतिक पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। भूस्खलन, पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खिसकने से गांव के गांव दब जाते हैं। सड़क और रेल मार्ग नष्ट हो जाते हैं। नदी का कटाव, नदियां अपने किनारे तोड़ देती हैं। असम और बिहार में हर साल लाखों लोग विस्थापित होते हैं। वन्य जीव पर असर, जंगलों में रहने वाले जानवर बाढ़ में फंस जाते हैं। कई प्रजातियां अपने आवास से दूर हो जाती हैं। प्रदूषण, बाढ़ का पानी कचरे और सीवेज को बहाकर पीने के पानी में मिला देता है। इससे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों को खतरा होता है। उदाहरण, उत्तराखंड 2013 में भारी भूस्खलन हुआ, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान पहुंचा। भीषण वर्षा का असर सिर्फ तत्कालीन जीवन पर नहीं होता, बल्कि इसके दीर्घकालिक प्रभाव भी गंभीर होते हैं। अर्थव्यवस्था को अरबों का नुकसान, लाखों लोग विस्थापित होकर शरणार्थी जैसे जीवन जीने को मजबूर। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पर नकारात्मक असर। समाज में असमानता बढ़ती है, क्योंकि गरीब तबका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। भीषण वर्षा केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि यह समाज के हर पहलू को प्रभावित करती है। कृषि, परिवहन, जनजीवन और पर्यावरण, कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहता। यही कारण है कि इस समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास और दूरदृष्टि की आवश्यकता है। भीषण वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह केवल चेतावनी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बचाव, राहत और पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन के व्यापक प्रयास शामिल होते हैं। भारत जैसे विशाल और विविध देश में आपदा प्रबंधन एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। आपदा प्रबंधन की संरचना। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू है। इसके तहत 3 स्तरों पर कार्य होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नीति और दिशा तय करता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, विशेष रूप से प्रशिक्षित बल जो किसी भी आपदा में तुरंत राहत और बचाव कार्य करता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य में आपदा प्रबंधन की रूपरेखा बनाता है। राज्य आपदा मोचन बल राज्य स्तर पर राहत और बचाव करता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला प्रशासन की टीम राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करती है। पंचायत, नगर निगम और ग्राम समितियां भी शामिल होती हैं। 2. मौसम विभाग और चेतावनी प्रणाली। भारत मौसम विभाग उपग्रह और रडार से मौसम की भविष्यवाणी करता है। रंग कोड आधारित अलर्ट, ग्रीन, येलो, ऑरेंज जारी करता है। वर्षा, बाढ़ और चक्रवात की वास्तविक समय रियल टाइम निगरानी करते हैं। लोगों तक एसएमएस और मोबाइल ऐप्स के जरिए चेतावनी पहुंचाई जाती है। नाव, हेलीकॉप्टर, रस्सियां और आधुनिक उपकरणों से लोगों को सुरक्षित निकालती हैं। मलबे में फंसे लोगों को खोजने के लिए डॉग स्क्वाड और ड्रोन का प्रयोग किया जाता है। सेना और अर्धसैनिक बल एयरलिफ्ट, हेलीकॉप्टर ड्रॉपिंग और राहत सामग्री पहुंचाने में मदद करते हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ट्रैफिक नियंत्रित करते हैं, लोगों को सुरक्षित शेल्टर तक पहुंचाते हैं। भीषण वर्षा और बाढ़ के बाद राहत कार्य सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक भवनों में अस्थायी शिविर बनाए जाते हैं। लोगों को रहने, भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। पैकेट फूड, पानी की बोतलें और आवश्यक दवाइयां वितरित की जाती हैं। मेडिकल कैंप स्थापित किए जाते हैं। रोगों से बचाव के लिए क्लोरीन टैबलेट और सफाई अभियान चलाए जाते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ितों को आर्थिक मदद दी जाती है।
पांचवा, पुनर्वास और पुनर्निर्माण। आपदा के तुरंत बाद राहत देना काफी नहीं होता। प्रभावित लोगों को स्थायी समाधान देना भी जरूरी है। बेघर लोगों को नए घर दिए जाते हैं। विस्थापित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाया जाता है। टूटी हुई सड़कें, पुल और स्कूल दोबारा बनाए जाते हैं। बिजली और पानी की सप्लाई बहाल की जाती है। दिहाड़ी मजदूरों और किसानों को आर्थिक पैकेज दिए जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू कराने की व्यवस्था की जाती है। सरकारी एजेंसियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी आपदा प्रबंधन में अहम भूमिका निभाते हैं। स्वयंसेवी संगठन राहत सामग्री वितरित करते हैं। मेडिकल कैंप और बचाव कार्यों में सहयोग करते हैं। स्थानीय युवा नावों और रस्सियों से लोगों को निकालते हैं। बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते हैं। सामुदायिक नेटवर्क आपस में भोजन, पानी और आश्रय साझा करते हैं। सोशल मीडिया पर मदद की अपील करते हैं। कभी कभी आपदा इतनी बड़ी होती है कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता की भी आवश्यकता पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र, यूएन और रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं मदद करती हैं। अन्य देशों से वित्तीय सहायता और राहत सामग्री आती है। तकनीकी सहयोग भी दिया जाता है, जैसे उपग्रह डाटा या विशेष उपकरण। उदाहरण, 60,000 से अधिक सैनिक एनडीआरएफ और स्वयंसेवक राहत कार्य में लगे। लाखों लोगों को सुरक्षित शिविरों में पहुंचाया गया। एनजीओज और आम जनता ने मिलकर करोड़ों रुपए दान किए। इस घटना ने साबित किया कि सरकार और जनता मिलकर आपदा से लड़ सकते हैं। सरकारी तैयारी और राहत कार्य भीषण वर्षा से निपटने में सबसे बड़ा सहारा होते हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, प्रशासन और आम जनता सबकी सामूहिक भागीदारी ही किसी भी आपदा को कम कर सकती है। आपदा प्रबंधन केवल सरकारी काम नहीं है, बल्कि यह जन भागीदारी का मिशन है। जनता के लिए सुरक्षा गाइड, भीषण वर्षा और बाढ़ जैसी परिस्थितियां केवल सरकार या प्रशासन की चिंता का विषय नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है कि वह खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहे। जब चेतावनी दी जाती है, तो उसका सही अर्थ यह है कि हमें पहले से सावधानी बरतनी चाहिए। इस भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि आम नागरिक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब मौसम विभाग भारी वर्षा की चेतावनी देता है, तो तुरंत कुछ कदम उठाना जरूरी है। घर की जांच करें। छत और दीवारों में कहीं से पानी टपकने का खतरा तो नहीं है। बिजली के तार और स्विच सुरक्षित हों। आपातकालीन सामान तैयार रखें। सूखा खाना, बिस्कुट, चावल, दाल, साफ पानी की बोतलें, आवश्यक दवाइयां और फर्स्ट एड बॉक्स, टॉर्च, रेडियो और मोबाइल पावर बैंक। महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखें। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागज, इन्हें वाटरप्रूफ बैग में रखें। गाय, भैंस, बकरी आदि को ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। भीषण वर्षा शुरू होते ही कुछ सावधानियां अपनाना जीवन रक्षक साबित हो सकता है। घर में सुरक्षित रहें। अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखें। जल भराव वाले इलाकों से न गुजरें। नालों और नदियों के पास न जाएं। टीवी, रेडियो और मोबाइल अलर्ट पर ध्यान दें। अगर प्रशासन निकासी का आदेश दे तो तुरंत उसका पालन करें। परिवार और पड़ोसियों से संपर्क बनाए रखें। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें। बारिश के दौरान क्या न करें। भीषण वर्षा में कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिजली के खंभों को न छुएं। करंट लगने का खतरा होता है। गाड़ी में पानी भरने पर उसमें न फंसें। तुरंत गाड़ी छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाएं। बाढ़ के पानी को सुरक्षित न समझें। यह पानी गंदगी और जहरीले जीवों से भरा हो सकता है। अफवाहों पर ध्यान न दें। केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। 4. बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष सावधानियां। बच्चों को अकेला बाहर न जाने दें। बुजुर्गों की दवाइयां और जरूरी चीजें हमेशा पास रखें। गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों को पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं। 5. बारिश के बाद की सावधानियां। जब वर्षा थम भी जाए तो खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होता। बीमारियों से बचाव। उबला हुआ पानी पिएं। मच्छरदानी और रिपेलेंट का प्रयोग करें। खाना साफ सुथरा रखें। खुले में रखा हुआ खाना न खाएं। सड़क और इमारतों की स्थिति देखें। टूटी दीवारों और कमजोर पुलों से दूर रहें। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
बच्चों को सामान्य दिनचर्या में लाने की कोशिश करें। तनाव की स्थिति में परामर्श लें। निष्कर्ष, जनता की सावधानी और जागरूकता किसी भी आपदा प्रबंधन की रीढ़ होती है। सरकार चेतावनी दे सकती है, राहत पहुंचा सकती है, लेकिन अंततः अपनी सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी हर नागरिक की है। सही समय पर सही कदम उठाना ही जान बचा सकता है। आज के समय में जब भीषण वर्षा, बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन। यह केवल मौसम का बदलाव नहीं है, बल्कि पूरी पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में गहरा असंतुलन है। जलवायु परिवर्तन का अर्थ है कि लंबे समय में मौसम के पैटर्न में बदलाव। पहले जहां बारिश, ठंड और गर्मी का चक्र एक निश्चित समय पर आता था, अब वह अनिश्चित हो गया है। तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो समुद्र और नदियों से अधिक मात्रा में जल वाष्प वायुमंडल में पहुंचता है। यह जल वाष्प बाद में तेज और असामान्य वर्षा के रूप में गिरता है। यानी जितना ज्यादा तापमान, उतना ज्यादा वाष्पीकरण और उतनी ही ज्यादा बारिश। की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में भारी वर्षा की घटनाएं 30% तक बढ़ गई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़े बताते हैं कि अत्यधिक वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि सामान्य बारिश वाले दिन घट रहे हैं। यूरोप, अमेरिका और एशिया में हर साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश और बाढ़ हो रही है। भारत जैसे देश पर जलवायु परिवर्तन का असर और भी गहरा है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। मानसून का पैटर्न पूरी तरह बदल रहा है। कई जगह सूखा तो कई जगह अत्यधिक बारिश। जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। समुद्र के पास बसे शहर जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता अधिक खतरे में है। चक्रवात और तूफानों के साथ आने वाली बारिश और भी घातक हो रही है। जलवायु परिवर्तन से वर्षा बढ़ती है और शहरों की अव्यवस्थित योजना उसे आपदा में बदल देती है। कंक्रीट के जंगल, नालों पर अतिक्रमण और हरियाली की कमी से पानी निकल नहीं पाता। भविष्य की आशंका, अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह बढ़ती रही तो वर्षा और भी असामान्य होगी। मानसून का समय और वितरण पूरी तरह बिगड़ जाएगा। 2050 तक तटीय इलाकों के लाखों लोग बाढ़ से विस्थापित हो सकते हैं। शहरी योजना में सुधार, स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम, नदियों और झीलों पर अतिक्रमण रोकना, वृक्षारोपण और जंगल बचाना। हर पेड़ बारिश को संतुलित करने में मदद करता है। जंगल मिट्टी को पकड़ते हैं, जिससे बाढ़ कम होती है। 9. जन जागरूकता। लोगों को यह समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन कोई भविष्य की समस्या नहीं, बल्कि आज की वास्तविकता है। हमें बिजली, पानी और ईंधन का संयमित उपयोग करना होगा। हर व्यक्ति का छोटा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। भीषण वर्षा और जलवायु परिवर्तन का रिश्ता अटूट है। जितना ज्यादा हम पर्यावरण का शोषण करेंगे, उतनी ही भीषण आपदाएं हमें झेलनी पड़ेंगी। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित जीवन नहीं जी पाएंगी। भीषण वर्षा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सरकार और प्रशासन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। जनता की सुरक्षा, राहत और पुनर्वास तभी संभव है जब सरकार समय पर सही कदम उठाए। भारतीय मौसम विभाग IMD लगातार उपग्रहों और रडार की मदद से बारिश की भविष्यवाणी करता है। चेतावनी संदेश SMS, टीवी, रेडियो और मोबाइल ऐप के माध्यम से जनता तक पहुंचाए जाते हैं। अब डॉपलर रडार सिस्टम से कुछ ही मिनटों में भारी वर्षा का पता चल जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नीति और दिशा तय करता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य स्तर पर योजनाएं बनाता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थानीय स्तर पर बचाव और राहत कार्य करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल प्रशिक्षित बल, जो तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचता है। पूर्व तैयारी, सरकार बाढ़ संभावित क्षेत्रों का नक्शा बनाती है। बांधों और नदियों के किनारों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाते हैं। राहत शिविर पहले से चिन्हित कर लिए जाते हैं। दवाइयों, नावों और भोजन का भंडारण किया जाता है। जब बारिश शुरू होती है और खतरा बढ़ता है, तब प्रशासन की भूमिका और भी अहम हो जाती है। निकासी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, राहत शिविर, खाने पीने और रहने की व्यवस्था,
स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल टीम और एम्बुलेंस, बचाव कार्य और स्थानीय पुलिस की तैनाती। केरल 2018 की बाढ़, प्रशासन ने लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ओडिशा चक्रवात 2019, समय रहते निकासी करवा ली गई, जिससे हजारों जानें बच गईं। मुंबई 2021, बीएमसी ने स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम का उपयोग किया, जिससे पहले की तुलना में नुकसान कम हुआ। जनता और सरकार का सहयोग, आपदा प्रबंधन तभी सफल हो सकता है जब जनता सरकार का साथ दे। प्रशासन का काम केवल आदेश देना नहीं, बल्कि जनता तक सही जानकारी पहुंचाना भी है। नागरिकों को भी नियमों का पालन करना चाहिए। भविष्य की दिशा, आपदा प्रबंधन में डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाओं को जोड़ना, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित स्वयंसेवक तैयार करना, हर गांव और मोहल्ले में आपदा प्रबंधन समिति बनाना, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मजबूत नीतियां बनाना। निष्कर्ष, सरकार और प्रशासन की भूमिका केवल बचाव तक सीमित नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक नीतियां बनाकर जनता को सुरक्षित भविष्य देना भी उनका कर्तव्य है। आपदा कोई टाली नहीं जा सकती, लेकिन सही प्रबंधन से उसके नुकसान को बहुत कम किया जा सकता है। जब भीषण वर्षा और बाढ़ का प्रकोप थम जाता है, तो असली चुनौती शुरू होती है, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन और पुनर्निर्माण से रिकंस्ट्रक्शन। इस चरण में प्रशासन, सामाजिक संगठन और आम नागरिक मिलकर प्रभावित लोगों को फिर से सामान्य जीवन की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। बाढ़ के बाद लोग घर, जमीन और जीविका सब कुछ खो देते हैं। अगर समय पर पुनर्वास न हो तो विस्थापित लोग लंबे समय तक शरणार्थी जैसे हालात में रहते हैं। पुनर्वास से प्रभावित परिवारों को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक सहारा मिलता है। शुरुआत में लोग राहत शिविरों में रहते हैं, जहां भोजन, पानी और दवाइयों की व्यवस्था होती है। इसके बाद सरकार उन्हें स्थायी मकान उपलब्ध कराती है। कई बार प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य आपदा राहत कोष से घर बनवाए जाते हैं। बाढ़ से खेत और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। किसानों को बीज, उर्वरक और वित्तीय मदद दी जाती है। मछुआरों और छोटे व्यापारियों को भी नई शुरुआत के लिए लोन और सब्सिडी दी जाती है। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह पुनः खड़े किए जाते हैं। बाढ़ के बाद महामारी का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण और मेडिकल कैंप लगाता है। बच्चों के लिए अस्थायी स्कूल खोले जाते हैं ताकि उनकी पढ़ाई न रुके। मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कई लोग आघात से गुजरते हैं। सड़कें, पुल और बिजली के तार अक्सर बह जाते हैं। सरकार प्राथमिकता के आधार पर इनका पुनर्निर्माण करती है। स्कूल, अस्पताल और पंचायत भवन भी फिर से बनाए जाते हैं। कुछ जगह बिल्ड बैक बेटर की नीति अपनाई जाती है, यानी पहले से मजबूत और टिकाऊ निर्माण। सामाजिक सहयोग, कई गैर सरकारी संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं मदद करती हैं। गुरुद्वारे, मंदिर और चर्च सामूहिक भोजन और राहत सामग्री पहुंचाते हैं। स्थानीय समुदाय भी मिलकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। यह सामाजिक एकजुटता ही आपदा के बाद उम्मीद की किरण होती है। कई बार भ्रष्टाचार के कारण सहायता सही लोगों तक नहीं पहुंचती। ग्रामीण इलाकों में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। विस्थापित लोग लंबे समय तक अस्थायी झोपड़ियों में रह जाते हैं। गरीब और दलित वर्ग अक्सर सबसे ज्यादा उपेक्षित रहता है। अब पुनर्निर्माण में प्री फैब्रिकेटेड हाउस, तैयार ढांचे का प्रयोग बढ़ रहा है। जीआईएस और सैटेलाइट तकनीक से प्रभावित इलाकों की सटीक जानकारी मिलती है। राहत सामग्री वितरण में डिजिटल भुगतान और आधार कार्ड का उपयोग हो रहा है। बिहार 2008 की कोसी बाढ़, लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर बसाया गया और उन्हें आजीविका के लिए मुआवजा दिया गया। केरल 2018, सरकार ने रिबिल्ड केरल अभियान चलाकर घर, सड़क और स्कूल फिर से बनाए। ओडिशा, चक्रवात के बाद पुनर्वास में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली। भविष्य के लिए सीख, पुनर्वास केवल तात्कालिक मदद तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक होना चाहिए। नीति अपनाकर मजबूत ढांचे बनाने चाहिए। पुनर्वास योजनाओं में जनता की भागीदारी जरूरी है, ताकि वास्तविक जरूरतें पूरी हो सकें। मानसिक और सामाजिक पुनर्वास पर उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना भौतिक पुनर्निर्माण पर। आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। यह केवल टूटे हुए घरों और सड़कों को बनाने की बात नहीं,
और बल्कि लोगों के जीवन को फिर से सामान्य बनाने की प्रक्रिया है। सही योजनाओं और जन सहयोग से बर्बादी के बाद भी नया भविष्य रचा जा सकता है। साल 2018 का अगस्त महीना दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव नादुवट्टम पर आसमान जैसे टूट पड़ा। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत, नारियल और केले के पेड़ थे। लोग आम दिनों की तरह अपनी खेती और मछली पकड़ने में व्यस्त रहते थे, लेकिन अचानक मौसम ने ऐसा करवट ली कि पूरा जीवन बदल गया। एक बारिश की शुरुआत। सुबह आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। गांव के लोग समझ गए थे कि बारिश आने वाली है, लेकिन यह तो सामान्य बात थी। शाम तक लगातार तेज बारिश होने लगी। बच्चे खुश होकर बरामदे में खेलते रहे। बुजुर्ग बोले, अरे ये तो हर साल की मानसून की बारिश है, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अगले दिन गांव के पंचायत भवन में लाउडस्पीकर से घोषणा हुई, भारी वर्षा की चेतावनी। सभी लोग नदी के किनारे से दूर रहें, सुरक्षित स्थानों पर जाएं। गांव के आधे लोगों ने इसे गंभीरता से लिया, लेकिन आधे बोले, हम तो यहीं रहेंगे। हर साल सरकार चेतावनी देती है, कुछ होता ही नहीं। यही लापरवाही आगे चलकर भारी पड़ी। बाढ़ का प्रकोप। तीसरे दिन सुबह नदी का पानी उफान था। खेत डूबने लगे, घरों में पानी भर गया। लोग अपने पशुओं और सामान को बचाने लगे। छोटे बच्चे रो रहे थे, महिलाएं बर्तन और कपड़े समेट रही थीं। कुछ ही घंटों में गांव का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। रवि नाम का एक युवा किसान था। उसका परिवार, पत्नी, बूढ़ी माँ और 2 छोटे बच्चे। जब घर में पानी भरने लगा तो उसने चारपाई को ऊंचाई पर रखकर बच्चों को उस पर बैठाया। पानी और बढ़ा। तो वह अपने बच्चों को लेकर गांव के स्कूल की ओर भागा, जिसे राहत शिविर बनाया गया था। रास्ते में उसे कई और परिवार मिले। कोई अपने कंधे पर बच्चा उठाए हुए तो कोई गाय की रस्सी पकड़े भाग रहा था। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। स्कूल में प्रशासन ने अस्थायी शिविर बना दिया था। वहां लोगों के लिए चावल और दाल का इंतजाम था, लेकिन भीड़ इतनी थी कि सबको सही से जगह नहीं मिल रही थी। बच्चे भूख से रो रहे थे, बुजुर्ग बीमार पड़ रहे थे। स्वयं सेवकों ने डॉक्टरों को बुलाया और दवाइयां बांटी। रवि की मां को बुखार हो गया, लेकिन इलाज मिलने से उनकी हालत सुधरी। 2 दिन बाद एनडीआरएफ की टीमें नाव लेकर पहुंची। उन्होंने फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। कुछ लोग छतों पर चढ़े हुए मदद का इंतजार कर रहे थे। ड्रोन से देखा गया कि गांव के उत्तर हिस्से में 10 लोग एक पेड़ पर चढ़कर फंसे हुए थे। उन्हें हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया। गांव का एक व्यापारी, जो सामान्य दिनों में काफी कंजूस माना जाता था, उसने अपने गोदाम का दरवाजा खोल दिया। वहां रखा चावल और आटा सभी को मुफ्त बांट दिया गया। लोग हैरान थे, लेकिन यह संकट का समय था और हर कोई एक दूसरे का सहारा बन रहा था। दर्दनाक पल, फिर भी सब कुछ आसान नहीं था। पड़ोस की ही एक महिला अपने नवजात बच्चे को बचा नहीं पाई। तेज पानी में उसका घर ढह गया। गांव वाले जब उसे रोते हुए देख रहे थे तो सबकी आंखें भर आईं। यह घटना सबको याद दिला गई कि आपदा केवल बर्बादी नहीं लाती, बल्कि जिंदगी भर का दर्द भी छोड़ जाती है। 1 हफ्ते बाद बारिश थम गई। पानी धीरे धीरे उतरने लगा। गांव वाले अपने घर लौटे तो देखा दीवारें टूटी हुई, खेत बर्बाद, कुएं गंदे पानी से भरे। लेकिन उनके दिलों में उम्मीद थी। रवि और उसके दोस्त ने मिलकर खेत की सफाई शुरू की। महिलाओं ने गांव के मंदिर में सामूहिक रसोई शुरू की। बच्चे फिर से खेलते दिखने लगे। सरकार ने पुनर्निर्माण योजना शुरू की। नए घर बनाए गए, किसानों को बीज दिए गए। गांव की सड़कों को सीमेंट से मजबूत किया गया ताकि अगली बार इतनी आसानी से न टूटे। लोगों ने मिलकर संकल्प लिया, अब हम आपदा के लिए पहले से तैयार रहेंगे। यह कहानी केवल नादुवट्टम गांव की नहीं, बल्कि हर उस जगह की है जहां लोग प्राकृतिक आपदाओं से जूझते हैं। भीषण वर्षा और बाढ़ को रोका नहीं जा सकता, लेकिन तैयारी, सहयोग और साहस से उसके असर को कम किया जा सकता है। यह लंबी कहानी हमें सिखाती है कि आपदा केवल नुकसान ही नहीं लाती, बल्कि इंसानियत और एकजुटता की परीक्षा भी लेती है। जो लोग मिलकर खड़े होते हैं, वही नए भविष्य का निर्माण करते हैं। भीषण वर्षा और बाढ़ केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि मानवीय जीवन की परीक्षा भी है।
यह हमें हमारी कमजोरियों, गलतियों और ताकतों का एहसास कराती है। हर बार जब आसमान से बारिश की बौछारें विनाश का रूप ले लेती हैं, तब हमें यह सोचने का अवसर भी मिलता है कि हम भविष्य में इसे कैसे रोक सकते हैं और नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं। प्रकृति को हल्के में न लें। चेतावनी को मजाक समझना बहुत बड़ी गलती है। जनता और प्रशासन का सहयोग ही असली बचाव है। तैयारी हमेशा पहले से करनी चाहिए। अब कहते करते रहिए, क्योंकि आपदा पूछकर नहीं आती। गांवों और शहरों में आपदा मित्र जैसी स्थानीय टीमें बननी चाहिए। हर परिवार के पास आपदा किट होना चाहिए, जिसमें टॉर्च, बैटरी, दवाइयां, सूखा भोजन और जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखे जाएं। बच्चों को स्कूल से ही आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाए। भीषण वर्षा की चेतावनी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार करने के लिए दी जाती है। यदि हम विज्ञान, तकनीक, प्रशासन और समाज सबको एकजुट कर लें, तो आपदा हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। भविष्य में शायद हम न केवल बचाव करेंगे, बल्कि बाढ़ के पानी को संसाधन में बदल सकेंगे, बिजली बनाने, खेती के लिए और भूजल भरने के लिए। यह पूरी चर्चा, घटनाएं और कहानियां हमें यही सिखाती हैं। प्रकृति शक्तिशाली है, लेकिन इंसान अगर मिलकर समझदारी और एकजुटता से काम करे, तो हर संकट का सामना किया जा सकता है। समापन। भीषण वर्षा की चेतावनी केवल एक समाचार नहीं, बल्कि जीवन का सबक है। हमारी आगे वाली सभी अच्छी वीडियो को देखने के वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।